पीएम मोदी का जाबाज योद्धा जिसकी कूटनीति ने पाकिस्तान को कूटा। पीएम मोदी का शक्तिशाली योद्धा जो खुलेआम ठोक कर देता है जवाब। पीएम मोदी का मेहनती योद्धा जो शक्तिशाली देशों की नब्ज पहचानता है। पीएम मोदी का पावर पैक्ड योद्धा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। हीरे की परख जौहरी को होती है। धर्म से हिंदू और कर्म से सबसे मेहनती देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह लाइन फिट बैठती है। पीएम मोदी की बारीक नजर से बच पाना असंभव है, तभी तो एस जयशंकर जैसा चमकता हीरा आज उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा है। देश के विदेश मंत्री हैं जिनकी कूटनीति ने यूरोप से लेकर खाड़ी देशों को निशब्द कर रखा है। इन दिनों चारों तरफ एस जयशंकर के ही चर्चे हैं। 67 वर्षीय एस जयशंकर विदेशी मोर्चे पर मोदी सरकार की वन मैन आर्मी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का अब तक का करियर हर किसी को इम्प्रेस करता है। जहां से नौकरी शुरू की और रिटायर हुए, आज वहीं मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। जेएनयू से विदेश मंत्रालय तक का सफर कम दिलचस्प नहीं था। जेएनयू से राजनीति विज्ञान में पीएचडी करने के बाद 1977 से रूस के भारतीय दूतावास से विदेश सेवा शुरू की। अमेरिका में भारत के प्रथम सचिव, श्रीलंका में भारतीय सेना के राजनीतिक सलाहकार, टोक्यो और चेक रिपब्लिक में भारत के राजदूत और चीन में भी भारत के राजदूत रहे। विदेशी मोर्चे पर अपने लंबे अनुभव के चलते एस जयशंकर शक्तिशाली देशों की नब्ज पहचानते हैं। पिछले 1.5 दशक में कई बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने दोनों महाशक्तियों से संपर्क के जरिए भारत की अड़चनों को तोड़ निकाली। फिर चाहे चीन के साथ भारत का डोकलाम विवाद हो या फिर भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते में मुख्य भूमिका निभाना हो। अपनी चतुर बुद्धि, काबिलियत और राजनीतिक सूझबूझ से भारत की राह में आने वाली तमाम अड़चनों का उन्होंने तोड़ निकाला है। आज की तारीख में मृदुभाषी एस जयशंकर खुलेआम ठोक कर जवाब देते हैं। आलम यह है कि उनकी खरी खरी बातें भारत विरोधी ताकतों को सबसे ज्यादा चुभती हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर एस जयशंकर की कूटनीति ने पाकिस्तान को जमकर कूटा था। यूरोप में बैठकर यूरोपीय देशों को भी नहीं बख्शा था। शक्तिशाली अमेरिका को भी हड़का देते हैं और जब कभी रूस को लेकर भारत की दोस्ती पर सवाल उठते हैं तो अपने जवाब से पत्रकारों की बोलती बंद कर देते हैं। यह हमारे विदेश मंत्री की कूटनीतियों का ही नतीजा है, जो आज दुनिया के शक्तिशाली देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। विश्व पटल पर भारत की संस्कृति, सभ्यता और विरासत को अपनाना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं असाधारण कार्य करने वाले एस जयशंकर की कुंडली कितनी असाधारण है और हाल ही में उन्होंने 2025 को लेकर भारत से जुड़ी क्या भविष्यवाणी की है। आइए एक नजर डालते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की कुंडली पर। सूर्य कुंडली के अनुसार एस जयशंकर की सफलताओं में भाग्य की ताकत, कर्म की शक्ति और ग्रह दशाओं का बड़ा खेल है। सूर्य से शनि का संयोग इन्हें नौकरशाही से सीधे राजनीति में लेकर गया। शनि और राहु का साथ इनके कार्यों में गति प्रदान करता है, जिस कारण फैसलों की छाप विश्व स्तर पर दिखती है। जो कि कुंडली में बृहस्पति का सूर्य से दृष्टि संबंध बहुत महत्वपूर्ण योग है। यह शुभ योग इन्हें दूरदर्शी और सकारात्मक सोच रखने वाला इंसान बनाता है, जिस कारण यह ईमानदारी से कार्य करते हुए परिणामों को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। वहीं बुध और शुक्र की युति इनकी वाणी को धार देती है। हाल ही में एस जयशंकर ने भारत के संदर्भ में एक बड़ी भविष्यवाणी की है। इनका कहना है कि भारत एक महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र बन जाएगा और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। इसके साथ ही ये भी बताया कि भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक का घर बन गया है। अब हम करीब 100 यूनिकॉर्न की मेजबानी करते हैं। वास्तव में हमारे पास वर्तमान में यूनिकॉर्न्स की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। बहरहाल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से आपको कितनी उम्मीदें हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। He spoke at some length on the threats to international peace and security that is posed by terrorism, including its cross-border practices, by violent extremism, radicalization, and fundamentalism. Their effects cannot be contained within a region, especially so when they are deeply connected to narcotics and illegal weapons trade and other forms of international crime. Since the epicenter is located so close to India, naturally our experiences and insights are useful to others. With regard to the Ukraine conflict, let me underline that India remains deeply concerned. We sincerely believe that this is not the era of war.
differences must be settled on the negotiating table. It is imperative that there is a return to dialogue and diplomacy. Prolonged conflict will not serve the interests of any party. My Prime Minister has been in contact with the leaders of both nations, pressing our point of view in that regard. We are also increasingly anxious about the knock-on effects of the conflict in terms of accessibility and affordability of fuel, food, and fertilizers. This is a growing concern for the Global South. As far as commercial and economic ties are concerned, I believe they're booming. 2021, we have actually achieved a record in foreign exchange. And already last year, the numbers have even grown. And I believe there is room for much improvement. If I had one wish free on our relationship, I would say very easily, I want more. More trade, more investment, more exchange, more people-to-people contact, more Indian scholars here, more Austrian students and scholars in India the other way around. I believe there's a lot of potential, a lot of things we can learn and gain from each other. Most importantly today, we just initialed the agreement on a comprehensive migration and mobility partnership. This is of strategic importance for my country, for Austria. It's a sign of a very intensified cooperation in a matter which is of high importance for us, because last year we experienced the highest number ever of asylum seekers in Austria, over 100,000. And we had exploding numbers of Indians coming illegally via Serbia to Austria. Reaching from 2021, we had 600 asylum applications from Indian citizens in Austria, and suddenly they reached 18,000 last year. The numbers have now decreased. We have pressured our Serbian friends to align the visa liberalization policy to the EU policy, which they have done, thankfully, and now the number has decreased. But I'm especially happy about this agreement we have initialed and finalized today, because the problem is not immigration. The problem is not migration, to be very clear. We want that. We need that. The problem is illegal immigration. And here we have a very common view that this is something we don't want.